प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करना UPSC सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में अगर कोई की कॉन्सेप्ट आया है और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 19 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है एट द हाई टेबल और ये एडिटोरियल डील करता है UNSC यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अब जो नॉन परमानेंट सदस्यता मिल गई है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है GS पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक मेजर टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। क्योंकि यहाँ बात होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये इससे संबंध रखता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की तस्वीर है। तो ये जो शेप है टेबल का, तो इस शेप को हॉर्स शू भी कहा जाता है और इसको कभी कभी हॉर्स शू टेबल भी कहा जाता है कि घोड़े के जूते का आकार है इसका। और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट कर लिया गया है एशिया पैसिफिक कैटेगरी से 17 जून की रात को। और ये 8वीं बार हुआ है कि भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। भारत के साथ जो अन्य देश भी इलेक्ट हुए हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो हैं आयरलैंड, नॉर्वे। ये दोनों वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं। इनके साथ यहाँ प्रतिस्पर्धा में कनाडा था जो कि नहीं जीत पाया। और मैक्सिको भी भारत की तरीके से यूनानिमसली इलेक्ट हुआ है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन ग्रुप से। और कीनिया का मुकाबला था Djibouti के साथ, जिसमें कि सेकेंड राउंड में कीनिया ने जीत हासिल की और ये अफ्रीका ग्रुप से पहुंचा है UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आपको याद रहने चाहिए कि ये 5 देश अब UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स में जुड़ गए हैं। टोटल संख्या जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें कि हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर को दोबारा चुना जाता है क्योंकि ये 2 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं। और भारत की जो मुख्य प्राथमिकता होगी UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो एक तो होगी इंटरनेशनल टेररिज्म पे लगाम कसना। और इसके लिए भारत एक कन्वेंशन को भी प्रमोट करता रहा है काफ़ी टाइम से, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो कि अभी तक UN जनरल असेंबली द्वारा पारित नहीं हो पाई है और इसके लिए भारत अब प्रयास करेगा। दूसरा, भारत का प्रयास रहेगा कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए और उसमें रिफॉर्म लाए जाएं ताकि वो जो 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट कर सके। इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी रिफॉर्म शामिल होगा जो कि 1945 के ग्लोबल पावर ऑर्डर को दर्शा रहा है और अभी के पावर ऑर्डर को नहीं दर्शा रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पता होना चाहिए कि भारत की 5S अप्रोच है वर्ल्ड के प्रति, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। और इसके अनुसार 5S होते हैं: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस 5S अप्रोच के थ्रू भारत चाहता है एक नए नॉर्म की तरफ बढ़ना। और ये नॉर्म क्या है? ये नॉर्म भी एक एक्रोनिम है जिसका पूरा मतलब है कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। और ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस नए नॉर्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में आए हैं हाल के ही दिनों में। और इसकी एक वजह यह भी है कि जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि UN है, UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अनरिफॉर्म्ड रहे हैं बहुत ही लंबे समय से और अंडर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसमें कुछ खास देशों का ही दबदबा बना हुआ है जो कि अब बदलना चाहिए और इसी वजह से ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अपनी संभावनाओं पर। और भारत का जो रोल रहा है हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो भारत को जाना जाता है एक वॉइस ऑफ मॉडरेशन के रूप में, एक एडवोकेट ऑफ डायलॉग के रूप में और एक इंटरनेशनल लॉ के प्रोपोनेंट के रूप में।
और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये 8वीं बार होगा कि भारत नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो आखिरी बार भारत बना था वो था 2011-12 में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 बार ये कब कब बना है। तो 1950-51 में, 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में और 2011-12 में आखिरी बार। और अब भारत 2021-22 में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा और ये शुरू होगा जनवरी 2021 से। अब जानते हैं इलेक्शन के बारे में। तो भारत को जो सीट थी वो भारत की तय सीट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि भारत एक अकेला कैंडिडेट था एशिया पैसिफिक सीट के लिए। और ये एशिया पैसिफिक ग्रुप में 55 देश आते हैं, जिसमें भारत के परम विरोधी चाइना और पाकिस्तान भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी जब जून 2019 में भारत का कैंडिडेचर तय हुआ, तब चाइना और पाकिस्तान ने भी इसको सपोर्ट किया और भारत सर्वसम्मति से इस सीट के लिए चुना गया। और यहाँ एक और ख़ास बात है कि अफगानिस्तान के पास इस सीट को लेने का मौका था, और क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और 2021-22 के समय भारत अपना इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो इस वजह से अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपनी मित्रता को देखते हुए अपनी सीट भारत के लिए छोड़ दी। और एक और बात यहाँ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्शन होता है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, उसमें 2/3 वोट चाहिए होते हैं जो मेंबर वोट करेंगे। तो अगर 193 मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो 129 वोट्स कम से कम चाहिए किसी भी देश को, चाहे वो सिंगल कैंडिडेट क्यों ना हो अपनी सीट के लिए, तो कम से कम इतने वोट चाहिए। और भारत ने जब 2010 में अपनी सीट जीती थी तो भारत को 187 वोट्स मिले थे टोटल 190 वोट्स में, और 2020 में भारत को 184 वोट्स मिले हैं, जबकि टोटल वोट्स जो पड़े हैं वो 192। और मैक्सिको ने भी जो अपनी सीट जीती है उसके लिए मैक्सिको को 187 वोट्स मिले, जबकि नॉर्वे और आयरलैंड ने अपनी सीट्स के लिए 130 और 128 वोट जीते। और कीनिया और जिबौटी के बीच में जो कॉन्टेस्ट हुआ उसमें फाइनली कीनिया सेकेंड राउंड में जीत गया। पहले राउंड में कीनिया और जिबौटी दोनों को ही 129 वोट से कम मिले थे, तो इसीलिए मामला सेकेंड राउंड तक गया। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है? तो 5 सीट इनमें से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को दी गई हैं, जिसमें कि 3 सीट अफ्रीका के पास है और 2 सीट एशिया के पास है। और एक इनफॉर्मल समझौता है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में कि वो अपने कोटे में से एक सीट अरब कंट्री के लिए भी रिजर्व रखेंगे, और वो बारी बारी से एक अरब कंट्री को नॉमिनेट करते हैं अपने सीट में से। एक सीट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए रिजर्व्ड है, 2 सीट लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन देशों के लिए है, और 2 सीट वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज़ के लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से ये 10 नॉन परमानेंट सीट्स का डिवीजन किया गया है। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सिद्धांतवादी और कमज़ोर राष्ट्रों की आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा से भारत का यही प्रयास भी रहा है कि वो कमज़ोर देशों की आवाज़ बने और साथ ही साथ किसी भी ग्लोबल मसले पर अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही चले। और एडिटोरियल बताता है कि गैर स्थायी सदस्य के रूप में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत का चयन हुआ है, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत लंबे समय से वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए कार्यरत रहा है, प्रयासरत रहा है। और एडिटोरियल कहता है कि ये जीत लगभग तय थी, क्योंकि भारत एशिया प्रशांत सीट के लिए एकमात्र ही कैंडिडेट था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी कि गोपनीय मतदान होता है इसमें, और कम से कम 2/3 मत चाहिए, तो इसीलिए भारत ने कोई चांस नहीं लिया, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी कोशिश की कि सारे देशों के साथ संपर्क साधा जाए, और इसकी वजह से ही भारत को 184 वोट्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है और दिखाता है भारत के पास कितना गुडविल है इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी जो देश भी चुने गए हैं नॉन परमानेंट सीट के लिए, उनमें मैक्सिको हैं, नॉर्वे हैं, आयरलैंड हैं और कीनिया। और भारत ने जब बाकी देशों के साथ संपर्क किया और उनका समर्थन मांगा, तो भारत ने उन देशों को ये बताया कि भारत प्रतिबद्ध रहेगा मल्टीलेटरलिज्म के लिए और रिफॉर्म्स के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। और इसके लिए भारत ने एक कैंपेन ब्रोशर भी निकाला था,
जिसमें भारत ने कहा था कि अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनता है तो भारत यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सुधारों के लिए काम करेगा, उनमें पारदर्शिता लाएगा और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको भी पारित कराने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए भी प्रयासरत रहेगा। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के एस जयशंकर जी, उन्होंने नॉर्म्स का एक्रोनिम दिया है जिसका मतलब है कि भारत न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्स इन द मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए प्रयासरत रहेगा और यही भारत का मुख्य मुद्दा रहेगा नॉर्म्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। और एडिटोरियल का ये मानना है कि भारत को कितनी सफलता मिलती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी कूटनीति का संचालन किस प्रकार करता है, कैसे वो दूसरे देशों के साथ अलायंस बनाएगा और कैसे उन मुद्दों को उठाएगा जो कि P5 मेंबर्स, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनके हितों से परे हैं। क्योंकि अभी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़्यादातर कार्य होते हैं वो P5 मेंबर्स के इंटरेस्ट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और P5 मेंबर्स अपने वीटो का भी प्रयोग करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। तो ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और एडिटोरियल बताता है कि भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना जो है वो 21वीं सदी की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो 1945 के ग्लोबल ऑर्डर को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। और भारत ने जब जब सुधारों के लिए बात की है तो उसे अन्य सदस्य देशों का भी समर्थन मिला है, लेकिन खास तौर से जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने हमेशा इन प्रयासों का विरोध किया है क्योंकि अभी जैसा स्ट्रक्चर है उससे सबसे ज़्यादा लाभ परमानेंट 5 मेंबर्स को ही है। और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप में विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं जो अभी के 5 मेंबर हैं उनके पावर में कमी आएगी, तो इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं। और एडिटोरियल बताता है कि कोविड-19 महामारी ने पहले ही वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है और अमेरिका और चीन के बीच जो राइवलरी है उसमें भी वृद्धि हुई है और इस वजह से जो बहुपक्षीयता है और बहुपक्षीय संस्थान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है और किसी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन ने जो कोविड-19 चैलेंज है उसमें बहुत अच्छा रोल नहीं निभाया है और इसी वजह से कई सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में लोग अब रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। और ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं में से एक है, जहां की ग्लोबल पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ अक्सर उठाए जाते हैं। और भारत को ऐसे समय में किसी भी देश का पक्ष लेने से बचना होगा क्योंकि आज की डेट में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड है, खास तौर से यूएस और चाइना के बीच में। तो ऐसे में भारत को किसी एक देश का पक्ष लेने से बचना होगा, लेकिन साथ ही साथ भारत को अपना दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा जो कि सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसके द्वारा जो देश कमज़ोर हैं, जो देश गरीब हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। और यहाँ भारत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अपने प्रोफाइल को और बेहतर तरीके से विश्व के सामने प्रेजेंट करने का, क्योंकि भारत के पास चीन और यूएस जितना मनी पावर भी नहीं है उतना मसल पावर भी नहीं है, लेकिन भारत के पास जो है वो है भारत के सिद्धांत और जो भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यू है पूरे विश्व में, जहां भारत को नैम के जनक के रूप में भी जाना जाता है जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है। तो इस तरीके से भारत को हमेशा से ही एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है और अब भारत को चाहिए कि वो अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाएं और इसी के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि भारत को 3 तरीके से आगे काम करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। एक तो भारत को अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना चाहिए और जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उन पे फैसले इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल कानून के आधार पे ही लिए जाने चाहिए। दूसरा, भारत को जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और तीसरा, भारत को जो कमज़ोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी आवाज़ बन के उभरना चाहिए। तो ये था इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स।
तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं यूनाइटेड नेशंस को। तो यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ 1945 इसकी फाउंडेशनल ट्रीटी है। और अभी फिलहाल में इसके जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं। जो सबसे लेटेस्ट मेंबर इसमें बना है वो है साउथ सूडान, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके मिशन और एक्टिविटीज को जो गाइड करता है वो है यूएन चार्टर। और इसके 6 स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जिसमें कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो कि अब अपने ऑपरेशन बंद कर चुका है 1994 से, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएन सेक्रेटेरिएट है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है शांति और सुरक्षा बनाए रखना विश्व में। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है इसमें 15 मेंबर होते हैं जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। और जो डिसीजन लिए जाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें कम से कम 9 एफर्मेटिव वोट्स होने चाहिए, यानी कि 9 वोट्स फेवर में पड़ने चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जो P5 मेंबर्स हैं ये सब भी सहमत होने चाहिए, इनके वोट भी होने चाहिए। अगर P5 मेंबर कोई भी वीटो करता है तो फिर वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। आप देखते हैं किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 2020 के इलेक्शन है इनमें कौन कौन से देश जीते हैं और कौन कौन से ग्रुप से आ रहे हैं, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। भारत कितने बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 बार। यह कब था भारत का पिछला टर्म। आपसे यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इन सब पे आपको तैयार होना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के रोल के बारे में पूछा जा सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, किस प्रकार के सुधार लाने की ज़रूरत है, इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।